नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देखना चालू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम बिहार पीसीएस जो बीपीएससी 17 है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और बचे हुए 40 दिन जो कि मैं देखने के लिए 40 दिन है, यहाँ पे बचेंगे आपके सिर्फ 30 से 35 दिन ही। ठीक है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें होती हैं जिससे 5-6 दिन तो ऐसे ही गायब हो जाने हैं। 30 से 35 दिन, आप 30 दिन ही मान के चलिए। इस पे हमने आपको बोला था कि हम आपका सारा कवर कराएंगे। कैसे कराएंगे वो ये है कि हम आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। और ये क्लासेस बहुत बड़ी क्लासेस नहीं होती हैं, ये सिर्फ टारगेट क्लासेस होती हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, फालतू का कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम में जो आती हैं वो सारी चीज़ें। इसी सीरीज़ में हमने आज बिहार स्पेशल चालू कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार स्पेशल से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। और यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं, मतलब बिहार के निवासी हैं, तो आप बिहार स्पेशल के बारे में काफ़ी कुछ जानते रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ के होने के बावजूद नहीं जान रहे होते हैं। और यदि आप बिहार से हैं नहीं, तब तो फिर समझ लीजिए कि आपका इस पोर्शन में तो डब्बा गोल है। तो यहाँ पे अगर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए यदि आप ये क्लास कर लेते हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। 100% का प्रॉमिस मैं कभी नहीं करता हूँ, 20 तक लगभग, मतलब कि आप ये समझिए कि 80% आप करने में सक्षम रहेंगे। अब देखिए, हमने जो सोचा है वो ये है कि हम ये सारे सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस देंगे, जो टारगेट क्लासेस होंगी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू का कुछ भी नहीं। और साथ में हमने एक चीज़ और सोची है कि हम आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज करवा देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सीरीज कैसी होगी, तो हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन भी होता चलेगा और साथ में प्रैक्टिस भी होती चलेगी। ठीक है, तो पहले हमारा ये विचार है कि हम डेली की 2 क्लासेस देने वाले हैं। 2 क्लासेस मतलब लगभग 2.5 घंटे। ठीक है, इन 2.5 घंटों में एक क्लास तो मान लीजिए आज ये बिहार स्पेशल की है और अगली क्लास जो होगी वो हिस्ट्री की है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हिस्ट्री बिहार स्पेशल करंट अफेयर, हिस्ट्री बिहार स्पेशल करंट अफेयर और फिर साइंस, ये 4 सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा रहता है। लगभग 100+ क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को निपटा देता हूँ शुरू के ही 6 से 8 दिनों में, तो उसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स और ये 2 सब्जेक्ट बचेंगे, इनको एक एक क्लासेस करेंगे और साथ में हम यहीं से क्वेश्चन सीरीज चालू कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो दोनों क्लासेस जो आएंगी वो एक हिस्ट्री की आएगी और एक बिहार स्पेशल की आएगी, लगभग 8 दिन तक। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक हम साइंस की क्लास करेंगे और एक क्वेश्चन सीरीज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठाएंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। फिर जब वो सब्जेक्ट खत्म होगा हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, टॉपिक वाइज उसको खत्म करेंगे। ऐसे ही हम आपकी प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कहाँ के होंगे, ये पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं हम। पीवाईक्यू हम क्यों करवाने वाले हैं, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर जो ये 2024 में पेपर हुआ था 17th बीपीएससी, या उसके पहले भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप जानते हैं कि पीवाईक्यू का वेटेज कितना ज़्यादा होता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं तो डायरेक्ट पीवाईक्यू 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्ट, मतलब एज इट इज़ पीवाईक्यू रिपीट होंगे 50। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि 50 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए जो कि डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो वहाँ पे ये वेटेज काफ़ी अच्छा है, तो इनकी हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करवाने वाला हूँ वो मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं। चलिए, तो ये है देखिए हमारा प्यारा बिहार। अब आप बिहार की स्थलाकृति को एक बार समझ लीजिए कि कहाँ पे ये है। तो बिहार जो है ये उत्तर भारत में, अगर आप नॉर्थ इंडिया से आप इतना समझ रहे हैं बिहार कहाँ पे है, तो ये उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर में नेपाल है। अगर आप देखेंगे पूर्व साइड में, तो पूरब में आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, बीच में पश्चिम बंगाल है, ये ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण में झारखंड है। झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट था, बिहार से अलग हुआ है। और अगर आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक, अब बिहार में आप देखेंगे एक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी, गंगा। ठीक है, ये बिहार को लगभग 2 भागों में बराबर बांट के जाती है। ठीक है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। तो ये तो आप बिहार का एक रफ आइडिया था। अब आइए देखते हैं बिहार का एक परिचय। ठीक है,
अगर आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये नोट नहीं करना है, नहीं लिखना है, तो आप सिर्फ देखते रहिए, समझते रहिए। ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फालतू अगर आपके पास समय नहीं है लिखने का तो मत लिखिए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिए, बिहार जो है इसका कुल क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए कितना है, तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। अब इसका देखिए उत्तरी विस्तार कहाँ से है, तो ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ में है, ठीक है। उत्तर से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ तक, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि ये है 345 किलोमीटर। और यहीं पे यदि हम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व वाली लंबाई देखें तो ये कितनी है, तो ये 483। तो इसको आप लंबाई बोलेंगे, ठीक है, और ये जो है इसको चौड़ाई बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो पूर्व से विस्तार है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ईस्ट से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट तक, ठीक है। अब ये ईस्ट ईस्ट ही क्यों है, नॉर्थ नॉर्थ क्यों है, तो आप जानते हैं बिहार की जो स्थिति है वो पृथ्वी में, अर्थ में, ठीक है, अर्थ में कहाँ पे है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। अगर उत्तरी गोलार्ध में है इसीलिए ये दोनों अक्षांश जो हैं ये नॉर्थ हैं, इसीलिए दोनों अक्षांश नॉर्थ हैं। और यदि आप देखेंगे बिहार की स्थिति ग्लोब के आधार पे, तो ये देशांतरी अगर देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये ई और ये ई का मतलब ईस्ट से है, ठीक है। तो अगर चाहे वो भारत हो चाहे बिहार हो, दोनों की स्थिति जो है वो गोलार्ध जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब में ये स्थिति पूर्वी उत्तरी गोलार्ध ही है, ठीक है। तो आपको भारत और बिहार दोनों की जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार मिलेगा वो पूर्वी और उत्तरी ही मिलेगा। अगर कहीं पे दक्षिणी लिखा हुआ है या पश्चिमी लिखा हुआ है, वहीं पे उस ऑप्शन को कट कर दीजिएगा। कई बार आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, ये एलिमिनेशन में बहुत अच्छा काम आएगा। अब देख लीजिए, नॉर्थ में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। नाम, अब आप नाम देखिए, तो बिहार जो है उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, ठीक है। इससे पहले ये बंगाल का पार्ट था। वहाँ से कब अलग हुआ था, तो ये बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 22 मार्च 1912 को ये अलग हुआ है, ठीक है। बिहार शब्द विहार से लिया गया है, विहार शब्द से बना है। और विहार क्या होता था, ये बौद्ध मठ से बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्थान होता था। और विहार वो होते थे जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोगों का निवास होता था, ठीक है। बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते थे, मतलब कि बौद्ध भिक्षु, वो जहाँ पे रुकते थे उसको, उस जगह को विहार कहा जाता था। इन्हीं विहारों के नाम पे बिहार का नाम बिहार पड़ा है। झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, तो ये 15 नवंबर 2000 को। ये देखिए डेट्स रटने वाली हैं। लास्ट ईयर के बीपीएससी 17th में ये डेट डायरेक्ट आई थी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट एज इट इज़ बता रहा हूँ। यही डेट पूछा था, 1 अप्रैल 1912 कब बिहार दिवस मनाया जाता है, कब बिहार अलग हुआ था, तो ये 1 अप्रैल आपको रटना है। इसी तरह अगर ये पूछ सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है 15 नवंबर 2000। इसी तरह से ये उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 483 किलोमीटर, देशांतरी विस्तार 83 19 50 ईस्ट से लेकर के 88 17 40 ईस्ट तक। अब देखिए इसको क्या है, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। अगर आप ये सारा चीज़ें नहीं बोलना चाहते तो आप डायरेक्ट रख लीजिए 83 19 50, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें पूछ सकता है। फिर अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक, ठीक। अब आकार कैसा है बिहार का, तो देखिए आकार तो इस तरह का है जो आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते, लेकिन अगर इसको रफली बोला जाए तो इसको आयताकार आकृति बोली जा सकती है। अब देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितना प्रतिशत है, तो 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 12वां स्थान। बिहार की राजधानी पटना है, इसका नाम पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसी पटना को मौर्य काल में और मगध साम्राज्य के समय में, जब 16 महाजनपद थे, उस समय इसको पाटलिपुत्र कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र कहा जाता था। अभी भी अगर आप पटना जाएंगे तो यहाँ पे पाटलिपुत्र नाम से एक स्टेशन का नाम है। चलिए अब देखिए बिहार के राजकीय चिन्ह हम लोग देख लेते हैं कौन क्या है। तो बिहार का जो राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सत सत वंदन, ये बिहार का राजकीय गीत है। ठीक है, मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सत सत वंदन बिहार का राजकीय गीत है। इसके लेखक कौन है? तो श्री सत्यनारायण है। अब इनका नाम याद रखिएगा। संगीत इसका श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी ने दिया है और उनके साथ में शिव कुमार शर्मा द्वारा इसको रचित किया गया है। अब देखिए गीत का आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में अपनाया गया है। तो बिहार बना कब का है? 1912 में ये अलग हो गया था बंगाल से और उसी समय बिहार की स्थापना मान ली जाती है। बिहार को का स्थापना दिवस 1912 में मनाया जाता है, लेकिन उसके 100 साल बाद 2012 में इस गीत को अपनाया गया। आप ये चीज़ याद रखिए। प्रतीक चिन्ह, बिहार के प्रतीकों में 2 स्वास्तिक से घिरे बोधि वृक्ष प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है। ठीक है, वो कौन है? तो ये देखिए, ये राजकीय चिन्ह है, बोधि वृक्ष है ये, और ये दो स्वास्तिक। ठीक है, इन्हीं से इसको दर्शाया गया है। ये बिहार का प्रतीक चिन्ह है। ठीक, पेड़ का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये एक ईंट है, देख पा रहे हैं आप, ये एक ईंट है जिसमें उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। अब उर्दू में बिहार कैसे लिखता है वो मुझे भी नहीं पता, तो आप ये समझ लीजिए कि यही उर्दू में लिखा गया। राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। उर्दू को कब माना गया कि ये दूसरी राजकीय भाषा है? तो ये सन है आपका 1981। आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। कई बार ऐसे जब आप यूपी पीसीएस देखते हैं तो वहाँ पे 1989 है, उर्दू सेकंड लैंग्वेज जब बनी, तो ये कई बार पूछा हुआ, तो वहाँ पे बिहार में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब देखिए, मैथिली बिहार की एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। इसे 2003 में संविधान में जोड़ा गया था। 2003 में जब मैथिली को जोड़ा गया था, इसके साथ 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। उसमें थी बोडो, डोंगरी और संथाली। अब देखिए, संथाली जो है ये भी बिहार में ही बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि संथाल जनजाति जो थी ये बिहार और झारखंड के क्षेत्र में ही पाई जाती थी। अब बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ये बैल है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस इसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष पीपल है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस रेलिजियोसा है। ठीक है, और जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। फिर आप देखेंगे राजकीय जलीय जीव कौन है? तो ये गांगेय डॉल्फिन है। ठीक है, इसको प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। किसको? डॉल्फिन को। फिर आप देखते हैं राजकीय पुष्प गेंदा को है। ठीक है, टेगेटस गेंदा का जो है ये वैज्ञानिक नाम है। फिर राजकीय मछली जो है ये मांगुर है। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए, बिहार का प्रमंडल परिचय अगर देखा जाए, किस तरह से बिहार को बांटा गया है, तो आप देखेंगे बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, 9 मंडल हैं। ये मंडल याद रखिएगा कितने हैं? तो 9 हैं। अनुमंडल 101 है। गांवों की संख्या 44,874 है। शहर, ये याद रखने वाली चीज़, क्योंकि शहर जो है ये नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आप ये याद रखिएगा कि 199 है, 200 में से 1 कम। ठीक, कुल ब्लॉक कितने हैं? तो 534 ब्लॉक है। ठीक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ये ऊपर की 3 है। ठीक, 38 जिले, 9 मंडल और 101 अनुमंडल। ठीक, अब पंचायतों की संख्या आप देखिए कितनी है? तो ये 8,406 है। पुलिस जिले कितने हैं? तो 44 हैं। ठीक है, सिविल 40 और रेलवे 4। फिर आप राजस्व ग्रामों की संख्या देखेंगे तो ये 45,103 है। अब देखिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक बार आपके दिमाग में जानी चाहिए। हालांकि आपको जो याद रखनी है वो हमने बता दिया कि याद कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए। अब देखिए, मंडल देख लीजिए। अब मंडल कितने हैं? तो 9 हैं। सबसे पहला मंडल तिरहुत। ठीक, अब देखिए बिहार में 9 मंडल हैं, जिनमें से 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। 6 जिलों वाला एक मंडल तिरहुत हो गया, एक मंडल पटना हो गया आपका जिसमें 6 जिले हैं, एक मंडल आपका मुंगेर हो गया जिसमें 6 जिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो 18 जिले आपके केवल 3 मंडलों से आते हैं और 20 जिले बाकी के 6 मंडलों से आते हैं। ठीक, अब तिरहुत मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप देखेंगे तिरहुत मंडल जो है ये आपका इधर ये पश्चिम चंपारण, ठीक,
फिर साथ में आपका पूर्वी चंपारण, ठीक। पूर्वी चंपारण के बाद ये यहीं पे आपका शिवहर और यहीं पे आपका सीतामढ़ी, ठीक। साथ में मुजफ्फरपुर और ये आपका वैशाली। ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा आपका तिरहुत मंडल में आता है, ठीक। तिरहुत मंडल में कौन कौन से जिले? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर और वैशाली। फिर उसके बाद आपका अगला जो जिला है वो पटना जिला है। पटना जिले में भी आप देखेंगे तो 6 जिले हैं, ठीक है। पटना में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपका पटना आता है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ। ये आपका पटना जिले में आ गया पटना खुद, ठीक है। फिर साथ में ये नालंदा भी आएगा इसी में। नालंदा के साथ आप देखते हैं भोजपुर, बक्सर, कैमूर। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ठीक है। और साथ में रोहतास। तो आप ये देख पा रहे हैं गंगा नदी जो है यहां से गुजर के जाएगी। गंगा नदी के दक्षिण के ये जो जिले हैं, ये अरवल और जहानाबाद नहीं आते इसमें, ये यहाँ ये आपका कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये 6 जिले जो हैं ये आपके पटना मंडल में आएंगे। फिर उसके बाद मुंगेर मंडल। मुंगेर मंडल कहाँ है? तो आप ये देखेंगे ये आ गया आपका मुंगेर, ये है मुंगेर। पेन चेंज कर लेता हूं मैं दोस्तों। यहाँ ये मुंगेर, ठीक है। ये मुंगेर तो पहले मंडल का जो है मुख्यालय है। फिर उसके बाद ये आ गया आपका खगड़िया। खगड़िया के बाद बेगूसराय यहीं बगल में है, पटना से इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक। फिर साथ में आपका खगड़िया, मुंगेर और फिर बेगूसराय। बेगूसराय के बाद लखीसराय। लखीसराय कहाँ? ये रहा, ठीक। लखीसराय के साथ शेखपुरा और शेखपुरा के साथ जमुई। जमुई एक बड़ा जिला है। ये आपके 6 जिले जो हैं ये आपके अगले मंडल में आते हैं। अब उसके बाद आपका जो देखेंगे तो ये छः जिले वाले आपके 3 मंडल हो गए। फिर उसके बाद आप देखते हैं 5 जिले किस मंडल में? तो 5 जिले केवल एक मंडल में, मगध मंडल में। मगध मंडल में कौन कौन से जिले हैं? तो आप देख रहे हैं अरवल। कौन सा? अरवल। अरवल के साथ में कौन सा है? जहानाबाद। जहानाबाद के साथ कौन सा है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के साथ गया और गया के साथ नवादा। ये आप देख रहे हैं ये 5 जिले जो बीच के बच गए थे ये आपके मगध जनपद में आ जाएंगे। मगध जनपद के बाद देखिए एक और जो मंडल बनता है वो मंडल बनता है आपका भागलपुर मंडल। और इस मंडल में आपके केवल 2 ही जिले आते हैं। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक भागलपुर और दूसरा बांका, ठीक है। ये देखिए ये भागलपुर मंडल में आपके केवल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। फिर उसके बाद हम लोगों का एक जो 4 जिलों वाला मंडल है वो केवल एक ही है, ठीक है। 5 जिलों वाला, 4 जिलों वाला और 2 जिलों वाला केवल एक ही मंडल है। और वो कौन सा मंडल है? तो पूर्णिया मंडल है। पूर्णिया मंडल, ठीक। पूर्णिया मंडल में कितने जिले आएंगे? तो पूर्णिया मंडल में आपके आते हैं 4 जिले, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और ये कटिहार, ठीक। ये देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार 4 जिले केवल आते हैं इसमें। अब आप अगर इस तरह से जिलों को बांट बांट के पढ़ेंगे तो पढ़ना आसान है, नहीं तो फिर ये आपको मुश्किल लगेगा। क्योंकि अगर आप अलग अलग से सिर्फ मंडल मंडल याद करेंगे तो वो दिक्कत करेगा। लेकिन अगर आप एक बार मैप में देख के याद कर रहे हैं तो ये आसान रहेगा। अब देखिए सारण जिला अगर आप देखें तो सारण मंडल जो है, सारण मंडल में केवल ये 3 जिले आएंगे। कौन कौन से? तो सारण, सिवान और गोपालगंज। तीनों की सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से। फिर अगर आप देखेंगे तो कोसी एक मंडल है। कोसी मंडल में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये यहाँ पे आपका सुपौल, मधेपुरा और ये सहरसा। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा आखिरी मंडल है दरभंगा मंडल। दरभंगा मंडल में भी 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो इस तरह से इन 9 मंडलों को जिला वाइज आप एक बार पढ़ने का ट्राई करिएगा, जिससे आपके दिमाग में एक स्मृति बनेगी इसकी। फिर हम देखते हैं बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे नया जिला 38वां जिला अरवल है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसको जरूर याद रखिएगा।
ये बना कब है? तो ये 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर के बना। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 13 प्रमंडल थे, 13 मंडल थे, ठीक है। 13 मंडल में से कितने अलग हो गए? तो 4 अलग हो गए, अब 9 बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे, अब कितने हैं? तो अब 38 जिले हैं। झारखंड से बिहार 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, 18 जिले इससे अलग किए गए, ठीक है। 45.85% भूभाग अलग कर दिया गया, जो कि झारखंड बना। अब देखिए, उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल हैं और दक्षिणी बिहार में कुल 4 प्रमंडल हैं, ठीक है। दक्षिणी बिहार में कौन कौन से हैं? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पटना है, बांका है, मुंगेर है, और एक कौन है? तो एक इसके साथ में पटना बांका मुंगेर के साथ मगध है, ठीक। पटना में कितने हैं? तो 6 हैं। मुंगेर में कितने हैं? तो 6 हैं। बांका में कितने हैं? तो 2 हैं। और मगध में कितने हैं? तो 5 हैं। तो 6 6 12, 12 तो 14, 14 5 19, 19 जिले आपके दक्षिण बिहार में और 19 ही जिले आपके उत्तर बिहार में मिल जाएंगे। फिर आप देखते हैं, वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 38 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से लगती है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण आपका कहाँ है? तो ये रहा आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक। ये इधर उत्तर प्रदेश है और इधर बिहार है। फिर हम लोग देखते हैं, गंगा के मैदानी भाग की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल किस तरह से वो ढाल है? तो ढाल देखिए, अगर आप देखेंगे गंगा के मैदानी भाग की, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। ऐसे 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 इस साइड में। तो अगर हम बिहार की दृष्टि से देखें तो ढाल जो होगा वो इधर से इधर साइड को है। ये है ढाल भी गंगा नदी का। अब हमारा जो एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की पहली खुली सेंट्रल जेल कहाँ है? तो ये बक्सर जेल है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में मतदान हुआ है, ठीक है। और यदि टोटल हम देखें तो लोकसभा चुनाव जो हुआ है वो 7 चरणों में ही हुआ है। पूरे देश में भी 7 चरणों में ही हुआ है और बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव कराया गया है। अलग अलग जिलों का अलग अलग चरण में चुनाव होता था। अब आप देखेंगे राज्यसभा, जिसका अर्थ है राज्यों की परिषद, भारत का इसको ऊपरी सदन कहा जाता है। बिहार से राज्यसभा में कुल 16 सदस्य जाते हैं। फिर हम देखते हैं वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना है, इसका नाम पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है, ये जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में नंद किशोर यादव जो है ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। श्री नीतीश कुमार जी जो हैं ये सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं, ये याद रखिएगा। वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह जो हैं ये बिहार के विधान परिषद के सभापति हैं। फिर उसके बाद विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्व हैं। अब देखिए, सभापति तो जरूर याद रखिए, अगर उपसभापति नहीं याद कर पा रहे हैं, सभापति जरूर याद रहना चाहिए। कौन? अवधेश नारायण सिंह। अब ये विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, ये मेरे को याद कराने की चीज़ नहीं है, आपको याद ही होगा। जो नेता पक्ष हैं वो कौन है? तो वो आपके नीतीश कुमार हैं ही, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी आपको याद ही होगा। ये याद करा, ये मैं बोलूँ कि इसको रटिए तो फिर बेकार है। फिर देखिए, बिहार उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये के विनोद चंद्रन है, ठीक है। फिर आप देखते हैं बिहार जातीय जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आई, जिसके प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह बने, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बिहार विधायी परिषद 1912 में बनाया गया, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुई थी। फिर हम देखते हैं बिहार सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में उड़ीसा प्रांत से पृथक किया गया। कब हुआ था? तो ये हुआ था, आपको याद है, 12 मार्च और ये आपका हुआ था 1936 में, 1936। फिर उसके बाद द्विसदनीय करने का प्रावधान किया गया।
बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। फिर हम आते देखिए बिहार के भौगोलिक परिचय पे। तो कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो बिहार नेपाल से संलग्न है? तो आप जानते हैं कि ये आपका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। ठीक है, शिवहर की सीमा नहीं लगती, ये ध्यान दीजिएगा। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरनगर के बीच में पड़ जाता है। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब देखिए इन जिलों को इसी क्रम में याद रखिए आप, या तो पूर्व से पश्चिम या तो पश्चिम से पूर्व। इस तरह के कई बार प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसी क्रम में याद रखिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक, ये आपके बिहार से सीमा लगने वाले 7 जिले हो गए। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से सीमा किन जिलों की लगती है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका पश्चिमी चंपारण। फिर यहाँ पे पूर्वी चंपारण की बिल्कुल सीमा नहीं लगती है, ये बीच में पश्चिमी चंपारण का है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे गोपालगंज, फिर उसके बाद सिवान, फिर यहाँ पे देखिए सारण की भी सीमा लगती है, ये उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। फिर भोजपुर, बक्सर, कैमूर। ठीक, और ये आपका बाद में अंत में रोहतास। तो कुल 8 जिले जो हैं इनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कितने जिलों की सीमा है जो पश्चिम बंगाल से लगती है। तो पश्चिम बंगाल से केवल 3 जिलों की सीमा लगती है, ये आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अभी झारखंड हमारा ही बच्चा है, हम ही से अलग हुआ है, तो इससे कितनी सीमाएं लग रही हैं? तो यहाँ भी 8 जिलों की सीमा लगती है, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा जिला है? ये हमारा गया है। दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। यही सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला भी है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम वर्षा भी होती है। तो आप 3-4 फैक्ट एक साथ याद रखिए। गया जिला जो है यहाँ, ये बिहार का सबसे दक्षिणी जिला भी है, सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी यही जिला रहता है, और सबसे कम वर्षा भी यहीं पे होती है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? और सर्वाधिक जिला किशनगंज। अब देखिए ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो पूर्वी जिला किशनगंज है, और बारिश भी यहीं पे सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि पहली चीज़ तो ये नेपाल की तलहटी पे है, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे। तो एक तो पहाड़ों से टकरा के बारिश हो रही है, दूसरा पूर्वी होने के कारण जो पूर्वी भारत में मानसून एंटर करता है, वो मानसून की बारिश यहाँ पे हो जाती है। ठीक, इसलिए किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। अब आप कहेंगे तो फिर इस हिसाब से तो सबसे पश्चिमी जिला जो है वहाँ पे कम बारिश होनी चाहिए, ये तो गया है नहीं। तो यहाँ पे रीज़न ये क्या होता है कि झारखंड के जो पहाड़ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ और पठार, उसकी वजह से ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए गया में कम बारिश होती है। ठीक, और जो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है वो हमारा कैमूर है, और सबसे उत्तरी जिला ये आपका पश्चिमी चंपारण। इतना याद रखिएगा बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं लाइन से। चलिए, तो देखिए नेपाल की सीमा जो है इससे संलग्न 7 जिले हमने आपको ऊपर बता दिए हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वहीं उत्तर प्रदेश से संलग्न जिले 8 हमने आपको बता दिए हैं। ये देखिए दक्षिण से उत्तर है, साउथ टू नॉर्थ, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, इसलिए क्योंकि देखिए हर बार पेपर जो एग्जामिनर है वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा डायरेक्ट। हाँ, कई बार वो इस तरह से क्रम में लगाने को दे देता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। फिर बच्चों को लगता है कि टफ़ क्वेश्चन पूछ दिया। टफ़ नहीं होता है, बस हमको थोड़ा सा पढ़ने को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करना होता है, और फिर आप कर ले जाएंगे। तो देखिए 8 जिले हैं साउथ टू नॉर्थ। साउथ में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, फिर यहीं पे आप पश्चिम बंगाल से सीमा लगने वाले देखेंगे तो ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड आप देखते हैं तो ये भागलपुर से चालू हो रहा है। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। अब देखिए यहाँ पे इसने कोई क्रम फॉलो नहीं किया है। ये कटिहार अगर मैं यहाँ भागलपुर के पहले लगा दूँ तो ये ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कटिहार इसी तरह से लिखा है तो यहाँ पे कोई क्रम फॉलो नहीं हुआ है, आप कटिहार को आगे कर सकते हैं। फिर देखिए बिहार की राजधानी पटना से कितने ज़िले जुड़े हुए हैं? तो 9 ज़िले जुड़े हुए हैं। आप याद रखिएगा नाम: अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर।
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका पटना, अब आप जिले जुड़े हुए देख लीजिए। तो ये बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, 1 2 3, सारण 4, भोजपुर 5, अरवल 6, जहानाबाद 7, नालंदा 8, और ये लखीसराय 9। शेखपुरा नहीं जुड़ा, लखीसराय जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। शिवहर कहाँ पे है? तो आप देखेंगे पश्चिमी, यहाँ पे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरनगर के बीच में ये रहा आपका शिवहर। ये पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच में। फिर हम देखते हैं सबसे उत्तरी जिला, तो पश्चिमी चंपारण हम आपको बता चुके हैं, दक्षिणी जिला गया, पश्चिमी जिला कैमूर, पूर्वी जिला किशनगंज। राज्य की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु। सामान्य वर्षा कितनी होती है? तो 1205 मिलीलीटर प्रतिवर्ष यहाँ पे वर्षा मानी जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। ये पूरा ये वाला जो बेल्ट है, गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये आप देखेंगे ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, इसीलिए ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। सबसे कम गया में मानी जाती है। अब क्योंकि सोचिए यहीं से अगर पठार चालू हो रहा है तो सबसे कम इधर होगा, लेकिन फिर इधर इधर धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर हम देखते हैं सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो ये गया है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, लगभग 53 मीटर ऊंचा है ये। समुद्र तल से बिहार का जो क्षेत्र है, औसत रूप से देखा जाता है। देखिए बिहार में कुछ आप देखेंगे सोमेश्वर की पहाड़ी है, फिर पठारी क्षेत्र भी है, ठीक है, धारवाड़ का पठार वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होगी। लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो ये 173 फीट ऊंचा है समुद्र तल से, जो कि मीटर में अगर हम देखेंगे तो 53 मीटर, 53 मीटर्स आएगा। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का। और यहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो 12वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिशत में क्षेत्रफल की अगर हम देखेंगे तो आप ये है 2.86, लगभग इतना प्रतिशत। फिर हम देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखने वाला डाटा है, पूछ देता है इतना। आप सोचेंगे बहुत सरल फैक्ट है, ये क्यों पूछेगा? पूछ देता है वो, उसको नहीं फर्क पड़ता कि सरल है कि कठिन है, वो पूछते हैं एग्जाम में धड़ल्ले से, और सरल चीज़ें ही लोगों को ज़्यादा ट्रैप करती हैं। फिर हम आते हैं पटना का स्थानीय मानक समय क्या है? तो भारत के मानक समय से आगे है। ऐसा क्योंकि आपको याद है कि भारत की मानक समय रेखा, जिसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट याम्योत्तर रेखा, ये कहाँ से गुजरती है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले और प्रयागराज का जो नैनी क्षेत्र है वहाँ से गुजरती है। अब मैं आपको पैरेलली दिखाना चाह रहा हूँ कि बिहार के अगर पैरेलल देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले पड़ता है, तो अगर ये पहले यानी कि पश्चिम में पड़ रहा है तो बिहार का समय जो भारत का मानक समय है उससे आगे होगा। ठीक है, ये हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये भारत का मानक समय रेखा है। ये कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है बिहार की दून घाटी जो है, ये उत्तर पश्चिम में पड़ती है। दून घाटी कहाँ है? ये रामनगर दून है, बिहार में एक जगह है। ठीक है, दून किसको बोलते हैं? ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके बाद जो समतल रहते हैं उनको दून या बुग्याल वगैरह बोला जाता है। दून उत्तराखंड में बहुत होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक जगह होती है जैसे कि देहरादून है, वो भी एक तरह का दून ही है, हालांकि उसका नाम अब देहरादून पड़ गया है। वैसे ही बिहार में एक दून है, रामनगर दून, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण में ये आपको मिलेगा। फिर रोहतास एकमात्र जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। कौन सा जिला? रोहतास। कहाँ है रोहतास आपका? ये रहा आपका रोहतास, ये तो इधर झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। फिर हम देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी, ये कहाँ है? तो ये आपकी पश्चिमी चंपारण में मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये बिहार का शीर्ष भाग है, मतलब बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ये नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, बिहार और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। ये पश्चिमी चंपारण में ये जगह मिलेगी आपको, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, ये आप जिला याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि बिहार में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि किस जिले में है सोमेश्वर पहाड़ी।
हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में पहाड़ी के नाम पे आ चुका है कि सोमेश्वर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, ऐसी 4 पहाड़ियाँ दिया उन्होंने और फिर बोला कि मिलाओ इनको। सतमाला पहाड़ी एक थी, तो वैसे ही 4 पहाड़ियाँ दे दिया, 4 स्टेट दे दिया, फिर मिलान करने के लिए दे दिया। तो आप ये अगर आपको याद है कि सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण बिहार में है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आता है बिहार राज्य की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, और एक देश है नेपाल। देश में बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं। रामनगर दून, ये वही दून जो पश्चिमी चंपारण, इसकी लंबाई कितनी है? तो 32 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? तो ये आपकी चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर की। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, हमने बताया हुआ था कि धारवाड़ का पठार जो है उसका क्षेत्र है ये। अब देखिए बिहार में नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत आप देख रहे हैं। तो देखिए बिहार की जीवन रेखा, पहली नदी आप गंगा है। ठीक है, ठीक, ये बिहार को 2 भागों में बांटती हुई जा रही है, गंगा नदी है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये गंगोत्री उत्तराखंड से है, और ये मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेगी ये। ठीक, इसके आगे आप जाएंगे, ये पश्चिम बंगाल में इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक चला जाता है बांग्लादेश में जिसको पद्मा कहा जाता है। ठीक है, ऊपर से आके ब्रह्मपुत्र मिलती है जिसको जमुना कहा जाता है। जब दोनों मिल जाती है तो मेघना नदी बनती है, वो अलग बातें हैं। ठीक है, ये आप ये समझिए कि ये गंगा नदी जो है ये बिहार में है, और ये बिहार को 2 भागों में बांट रही है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। ठीक, और इसकी अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है? तो आप पहली नदी जो देखेंगे जो गंगा में बाएं तरफ से आके मिल रही है वो है गंडक। गंडक निकलती कहाँ से है? तो नेपाल से निकलती है। ठीक है, इसका संगम स्थल कहाँ? तो ये सोनपुर है। ठीक है, बिहार में तो ये सोनपुर जगह पे आके गंगा से मिलती है। सोनपुर में आप सुने होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है, कि उसी सोनपुर जगह पे आके मिलती है। ठीक, फिर दूसरी नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक है। ये कहाँ से निकलती है? चौतरबा सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी आप देख रहे हैं यहीं पे आपका ये बिहार पश्चिमी चंपारण में ही मिलेगी आपको। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और संगम कहाँ है? खगड़िया जिला में गंगा नदी में ये मिल जाती है। खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आप देखते हैं बागमती नदी एक है, ये कहाँ से निकलती है? तो शिवपुर पहाड़ी नेपाल से निकलती है, और ये बदला घाट में कोशी नदी में जाके मिलती है। ठीक है, ये देखिए गंगा में डायरेक्ट नहीं मिल रही बागमती, ये पहले जाके कहाँ मिल रही है? तो कोशी में मिल रही है। देखिए ये गंगा जा रही है हमारी ब्लैक वाली, और ये आ रही है आपकी बागमती, और ये जाके कोशी में मिल रही है, ना कि गंगा में। तो आप ये याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी और बागमती बोल दिया। तो बागमती गंगा से नहीं मिलती, कोसी से जाके मिलती है। कमला नदी है, ये भी बिहार के महाभारत श्रेणी से निकलती है, और ये भी जाके कहाँ मिलेगी? कोशी में। ठीक है, और फिर कोसी आती है, गोसाईनाथ नामक एक स्थान है बिहार में, वहाँ से निकलती है। देखिए कोसी क्या है, ये अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है, इसको सप्तकोसी भी कहा जाता है। बिहार में कई छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो मिलती हैं एक साथ, फिर वो बनती है जाके कोसी। और ये कोसी आप देखेंगे कि बिहार में भी आने के बाद 2 नदियाँ इसमें मिल रही हैं। कौन कौन सी? तो कमला और बागमती, और फिर जाके कोसी जाके मिल जाती है गंगा में। कहाँ पे? कुरुशेला नाम की एक जगह है, वहाँ पे जाके ये गंगा में मिल जाती है। अब देखिए बिहार में जो सबसे पूर्वी नदी है वो कौन सी है? तो वो है महानंदा नदी। ये रही आपकी महानंदा नदी, ये सबसे पूर्व में है। ठीक है, किशनगंज से एंटर करती है बिहार में। ये निकलती कहाँ से? तो ये कुर्शे ओंग एक जगह है दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में, ये वहाँ से निकल रही है। और उसके बाद इसका जो संगम है ये बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश ठीक है, जाके गंगा में, हालांकि ये बिहार में ही मिल जाती है। और ये जो पूरी तरह से मिलती है ये गोदागिरी एक जगह है गंगा में, फिर वहाँ पे जाके ये मिल रही है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ घाघरा एक नदी और है, सॉरी ये भी ये मुझसे मिस हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश से ही आती है, मतलब बिहार से ही निकलती है हालांकि ये। ठीक है, लेकिन इसका बहुत सारा जो प्रवाह क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश से निकल के थोड़ा सा बाहर जाती है बिहार के छपरा ज़िले में। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश से एकदम मुहाने पे, वहीं पे जहाँ पे उत्तर प्रदेश का बलिया ख़त्म होता है, छपरा चालू होता है, वहीं पे जाके ये मिलेगी गंगा से। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि बिहार की उत्तर प्रदेश बिहार में गंगा से मिलने वाली उत्तरी नदियों में से है। फिर कर्मनाशा नदी जो है ये दक्षिण बिहार से जाके मिलती है, कहाँ पे? गंगा में। उसके बाद सोन नदी जो है ये आप जानते हैं मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और पटना के मनेर गांव में गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। फिर आप देखते हैं पुनपुन एक नदी है।
ठीक है। पुनपुन, इसी को निरंजना भी कहा जाता है। इसी के किनारे बोध गया में जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसी को, पुनपुन नदी को ही निरंजना नदी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार पलामू से निकलती है और पटना के फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आप देखेंगे फल्गु नदी जो है ये भी गया में गया, जो गया जी है जिसका नाम बदल गया पहले। हाँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। गया जो पहले शहर था उसका नाम बदल के अब गया जी कर दिया गया है। ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो क्या हो गया है अब? गया जी। यहाँ पे आप देखेंगे पितृपक्ष में बहुत से लोग जाते हैं अपने पूर्वजों की गया करने, ठीक है। वो गया जहाँ होती है वो यही फल्गु नदी के किनारे होती है, ठीक। संगम कहाँ होता है? तो इस फल्गु नदी कहाँ मिलती है? तो पुनपुन नदी में, इसी को निरंजना कहा जाता है, आप ये जान रहे हैं। फिर आप देखेंगे क्यूल नदी, ये भी एक दक्षिण बिहार की नदी है, छोटी नदी है, ठीक है। धारवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। गिरडीह ये किस से निकलती है, ठीक है। और मिल कहाँ जाती है? तो सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा नदी में मिल जाती है। अजय भी एक दक्षिण बिहार की नदी है और ये भी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आप देखेंगे मोस्टली जो बिहार की नदियाँ वो आके गंगा में मिल रही हैं, लेकिन दो नदियाँ कमला और बागमती ये जाके कोसी में मिलेंगी, ना कि गंगा नदी में। बाकी इनके अलावा जितनी भी बिहार में नदियाँ हैं सब जाके कहाँ मिलेंगी? गंगा में। ये दो नदियाँ नहीं मिलेंगी। और हाँ, ये एक फल्गु और पुनपुन, इनका भी पहले ही संगम हो जाता है, बाद में जाके वो पुनपुन मिलती है। तो इन तीन को आप याद रखिएगा। फिर देखिए बिहार में नदी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिहार में देखिए गंडक परियोजना, गंडक नदी बिहार में काफ़ी बड़ी नदी है। ये कब बनी? तो ये 1959 में बनी। इससे नहरें कौन कौन सी निकाली गई? तो दो नहरें निकाली गई, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर और एक पश्चिमी त्रिवेणी नहर, ठीक है। कमल नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये कमला नदी जो है उससे निकाली गई, कहाँ? दरभंगा जिले में। फिर आप देखेंगे कोसी परियोजना, अभी कोसी पे एक और प्रोजेक्ट चलाया गया है जो कि 2025 के बजट में भी इसको अनाउंस किया गया है। क्योंकि कोसी आप जान रहे हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बार बार परिवर्तित करती रहती है, और पता चला आज किसी और रास्ते से जा रही है, कल किसी और रास्ते से जाके पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न कर दिया, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसीलिए इस पर कई बांध और नहर परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे इसके जल को विभाजित किया जा सके और बाढ़ से बचा जा सके। आप जानते हैं कि जो बिहार का 73% क्षेत्र है, कितना? 73%, 73% मैं बोल रहा हूँ, गौर कीजिएगा, 73% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है बिहार का। रीजन बिहार में बाढ़ का जो है सबसे बड़ा, वो आप देखेंगे कितना बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है, कितना बड़ा नदी तंत्र है। और इसके उत्तर बिहार के क्षेत्र में ही ज़्यादातर बाढ़ आती है। उसका भी एक रीज़न आप समझ लीजिए कि सारी नदियाँ पहाड़ों से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? पहाड़ों से आ रही हैं। पहाड़ों से आने के बाद जब ये समतल मैदान पे उतरती हैं तो ये एक जलोढ़ पंख बनाती हैं। क्या बनाती है? जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या होता है आप जानते, अगर आपने स्थलाकृतियाँ पढ़ी होंगी तो जो जलीय स्थलाकृतियों में नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ होती हैं, तो नदी जब अपनी मध्यम अवस्था में होती है तब जलोढ़ पंख जैसी स्थलाकृति बनाती है। इसमें होता क्या है कि जब नदी पहाड़ों में बह रही होती है तब वो घाटियों से बहती है, और जब वो जैसे ही वो समतल मैदान पे पहुंचती है तो वो ऐसे ऐसे फैलने लगती है। इसी को जलोढ़ पंख कहा जाता है। अब जब यहाँ पे इस तरह से नदी फैलती है तो क्या होता है, उसका जल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में तेज़ी से बहने लगता है, ना कि एक घाटी में सीधे जा रहा होता है। इस कारण से बाढ़ आती है। तो जब भी बारिश का मौसम होता है और पहाड़ों से बारिश का पानी उतरता है, वो सीधे बाढ़ लेके आता है बिहार में। तो बिहार में बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसका निराकरण भी बहुत कठिन है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारी नदियाँ हैं जिनमें बांध बनाए जा रहे हैं, बिजली जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, या नहर परियोजना सिंचाई के लिए बनाई जा रही हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे बिहार की बाढ़ की समस्या को ख़त्म किया जा सके। तो अभी देखिए समस्या हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये जब बाढ़ की समस्या ये तो मेंस में आएगा, ठीक है। अभी हमको बस ये समझना है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब फैक्ट जानिए। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तब हम ये बताएंगे कहाँ क्या क्यों हो रहा है और कैसे इससे निपटा जाए। फिर देखिए कोसी नदी परियोजना कब की है? तो ये आपकी 1954 की है। आप याद रखिएगा 2025 के बजट में भी कोसी नदी प्रोजेक्ट का उल्लेख है, तो ये एक फैक्ट याद रखना है। इससे कौन सी नहर निकाली गई है? तो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर भी इसी परियोजना से निकाली गई है। तो 3 नहरें इससे निकाली गई।
फिर आप देखते हैं पुनपुन बैराज किस नदी पर बना है, तो पुनपुन नदी पर। कहाँ बनाया गया, तो हमीदनगर औरंगाबाद में। फिर देखिए सोन नदी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है, कब बनाई गई है, तो ये 1874 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ठीक, अब देखिए कुछ परियोजनाएं उनको इस तरह से हम देख लेते हैं। सोन नदी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है, ठीक है। सोन नदी पर स्थित है, इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है, 1874 में बनाई गई है, ठीक है। इससे दो नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर प्रभावित जिले कौन कौन से इससे, तो औरंगाबाद, अरवल और गयाबाद और जहानाबाद। और पश्चिमी सोन नहर जो है रोहतास, भोजपुर और बक्सर, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर मैं बिहार का नक्शा बनाऊं, ये गंगा हो गया, तो ये देखिए रोहतास आपको यहाँ मिलेगा, भोजपुर यहाँ मिलेगा और बक्सर यहाँ मिलेगा। तो ये सोन नदी का जो पश्चिमी सोन नहर है वो यहाँ पे काम करेगी, और औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद वो यहाँ रहेंगे। तो ये बीच से सोन नदी जा रही है, ठीक है। तो इधर वाले ज़िले के लिए पूर्वी सोन नहर और इधर वाले ज़िलों के लिए पूर्वी सोन नहर, ठीक। फिर हमारी आती है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना उत्तर बिहार में है, ठीक है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ पहुंचेगा। पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर इसी से निकाली गई हैं। भैंसा लोटन नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, भैंसा लोटन, ये जगह याद रखिए, भैंसा लोटन नाम की एक जगह है। यहाँ पर 90 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया, सॉरी 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। उत्तरी कोयल नदी परियोजना जो है ये कहाँ पे है, तो ये अंतर्राज्यीय परियोजना है, बिहार और झारखंड की, ठीक। कोयल नदी पर बनाई गई है। कोयल नदी कौन है, तो ये सोन की एक सहायक नदी है। पलामू जिला कहाँ है, तो ये झारखंड में है, ठीक है। मंडन डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, कब, 2019 में, ठीक है। तो मंडन डैम कोयल नदी पर बना है, पलामू जिले में। पलामू जिला कहाँ, तो ये बिहार में। अब देखिए एक नदी परियोजना है हमारी कोसी, महत्वपूर्ण। 1954 में भारत और नेपाल के मध्य शुरू हुई, 1965 में बनकर तैयार हो गई। इससे 3 नहरें निकाली गई। पहला पूर्वी नहर कोसी, जो पूर्वी कोसी नहर है, ये इससे प्रभावित क्षेत्र है हनुमान नगर के पूर्वी का क्षेत्र, ठीक है। फिर दूसरा पश्चिमी कोसी नहर जो है, इसमें आप देखेंगे तो हनुमान नगर के पश्चिम का क्षेत्र। और जो राजपुर नहर है, इससे हनुमान नगर का पूर्व का क्षेत्र प्रभावित होगा। अब हम आइए देखते हैं बिहार में मिट्टियाँ किस तरह की हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बिहार में मिट्टी, तो बिहार देखिए बिहार में मिट्टी कैसी, एक खादर है, यहीं पे बांगर भी मिलेगी आपको, ये देखिए बांगर, बलसुंदरी या भांगर इसको बोलते हैं। एक पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, टॉल मिट्टी, केवाल या पुरानी जलोढ़, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। अब देखिए ये नक्शा जो है ये थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है कि थोड़ा समझ में कम आए। मैं आपको अलग से अपना एक नक्शा बना के दिखा देता हूँ। अगर मैं ये ऐसे बना के, देखिए बिहार का नक्शा मुझको बनाना आता है। नक्शे ऐसे होने चाहिए ना कि आपको समझ में आ जाए, फालतू का ये नहीं कि हाँ एकदम एक्यूरेट बना के दो, ये क्या बना दिया। तो इतना समझ लीजिए कि हाँ ये है, बिहार ही है ये। अब देखिए पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, तो पर्वतीय क्षेत्र आप जानते हैं कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण और थोड़ा सा पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है। ये यहाँ पे आपको पर्वतीय मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि आप जाना सोमेश्वर की पहाड़ी भी यहीं पर है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के बाद तराई मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, तो ये रहा आपका क्षेत्र तराई वाला, यहाँ पे आपको तराई मिट्टी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पर्वतीय है, ये आपका तराई है, ठीक। ये दो क्षेत्र मैंने आपके डिफाइन कर दिए। इन दो क्षेत्रों के बाद आपकी मिट्टी कहाँ है, तो आप देखेंगे ये वाला, ये क्षेत्र लगभग, अरे यार ये तो पूरा बिगड़ गया, ठीक है। ये आप ये समझिए यहाँ का जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे बांगर पाई जाती है। बांगर कौन सी मिट्टी होती है, बांगर ऐसी मिट्टी होती है जो नदियों से थोड़ा दूर होती है। सपोज अब आप समझ रहे हैं कि अगर गंगा नदी यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे जो मिट्टी बन रही होगी और यहाँ पे जो मिट्टी बन रही होगी उसको हम बांगर बोलेंगे, ठीक है। इसी को आप पुरानी जलोढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि जब नदियों का तलछट का पुराना मिट्टी का अवशेष जो इकट्ठा होता है उसको बांगर बोलते हैं, और जो नया होता है वो नदियों के नज़दीक होगा ना, क्योंकि नदियाँ आएंगी यहाँ तक फैलेंगी, यहाँ तक फैलेंगी। ज़रूरी थोड़ी कि हर बार यहाँ तक फैल जाएं, तो दूर दूर तक फैलने वाली जो नदियों की मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं, जो नज़दीक में फैली होती है उसको खादर बोलते हैं। खरी खरी, समझ रहे हैं, खरी खरी मतलब जो नया नया बना है उसको खादर, और जो पुरानी है उसको बांगर। तो ये आप देख पा रहे हैं। और टॉल मिट्टी कहाँ है, ये आप देखेंगे गंगा नदी के एकदम नज़दीक का जो क्षेत्र है, एकदम बगल का क्षेत्र, वहाँ भी आपकी टाल मिट्टी पाई जा रही है। ठीक, फिर उसके बाद आप देखेंगे करेल या केवाल, ये इस तरह से नक्शा है। ठीक है, करेल या केवाल जो है ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, तो ये आपका पठारी क्षेत्र है, ये पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद लाल बलुई दोमट मिट्टी, ये विंध्य का जो पहाड़ है वहाँ से जो विंध्याचल है, विंध्याचल से सटा हुआ क्षेत्र, ये आपका रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपके पाई जा रही है। अब देखिए ये सारा तो मैप में था, मैप के बजाय हम इधर से अलग से जो क्षेत्र है वहाँ पे दिखा सकते हैं। तराई क्षेत्र की मिट्टी पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे पाई जा रही है। फिर बांगर और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इधर सुपौल, सहरसा, किशनगंज बोल रहा हूँ, पूर्णिया तक, अररिया तक, यहाँ तक ये पाई जा रही है। फिर उसके बाद खादर मिट्टी, ये नई जलोढ़ मिट्टी, ये बाढ़ का मैदान जहाँ पे होती है। अब जरूरी नहीं है, देखिए ये मैप के अकॉर्डिंग तो ऐसा है, लेकिन गंडक नदी अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे उसने कुछ खादर मैदान बना दिया होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर कमला नदी या बागमती नदी आ रही है तो वो यहाँ पे अपने कुछ क्षेत्र में खादर मैदान बनाया होगा। तो एकदम एक्यूरेट नहीं होगा ऐसे जैसे जैसे मैप बना दिया गया, तो मतलब इस क्षेत्र में अगर ये मैप है तो यहाँ पे यही मिट्टी होगी, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत तो स्थलाकृति परिवर्तित होती रहती है, 100% एकदम नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया होना चाहिए। ठीक है, करेल या केवाल मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाएगी, तो गया, पटना, नालंदा में। ठीक है, गया, पटना, नालंदा, ये जो पठारी क्षेत्र है उससे नीचे का, और जो आपका नदी का क्षेत्र है उससे थोड़ा दूर का। फिर टॉल मिट्टी गंगा के दक्षिण में पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिए। लाल बलुई मिट्टी कहाँ होगी, तो कैमूर और रोहतास में, ये आपके कैमूर और रोहतास का क्षेत्र हो गया। लाल पीली मिट्टी जमुई, मुंगेर, बांका, तो ये आपका जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है। पर्वतीय मिट्टी सोमेश्वर के दक्षिण में, यानी कि पश्चिमी चंपारण में। अब देखिए बिहार की मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हम जान लेते हैं क्या क्या है। तो बिहार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अवशिष्ट मिट्टियाँ, ठीक है, वह मिट्टियाँ जिनका निर्माण स्थल मौजूद चट्टानों से हुआ है, और अपोढ़ मिट्टियाँ जो हैं, यह मिट्टियाँ अवशिष्ट मिट्टी के विपरीत प्रवाहित होकर बनती हैं। ठीक है, प्रवाहित होकर मतलब कि नदियाँ इन मिट्टियों को बनाती हैं, और जो अवशिष्ट मिट्टियाँ हैं वो धीरे धीरे चट्टानों के क्षरण के कारण बनती हैं। फिर देखिए भौतिक, रासायनिक और संरचनाओं के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ निम्न प्रकार की हैं। पहली मिट्टी अगर आप देखेंगे तो तराई मिट्टी है। ठीक है, बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिमी चंपारण से किशनगंज के तक 5 से 7 किलोमीटर का जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर ये एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बिहार है, ये उत्तरी क्षेत्र है, तो यहाँ के 7 किलोमीटर का जो ये ऐसा क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र में चौड़ाई में ये पट्टी पाई जाएगी। इसका रंग भूरा पीला है और कंकड़ और रेत से भरी हुई ये मिट्टी होती है। फिर आप देखेंगे बांगर या भांगर मिट्टी, ये बल सुंदरी, इसको ये कैसी मिट्टी होती है, तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका विस्तार तराई के दक्षिण में, यानी कि तराई क्षेत्र जो है उसके दक्षिण में, पूर्णिया और सहरसा जिले में कोसी के क्षेत्र में भी है ये। ठीक है, इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। वहीं पर जब नई या खादर मिट्टी होगी वहाँ पर सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। फिर आप देखते हैं ताल या टाल मिट्टी। टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो टाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। यह मोटे कंकड़ वाली मिट्टी होती है। यहाँ वर्षा जल के भरे होने के कारण खरीफ की फसल हेतु उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में उर्वरक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह अधिक उर्वरक मिट्टी में से एक है। ठीक है, यहाँ पे उर्वरता जो है मिट्टी की उर्वरता वो काफ़ी अच्छी है। फिर हम देखते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी यह नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़। हम बताए थे ना कि नदी के जो एकदम पास वाला क्षेत्र होगा वहीं पे ये वाली मिट्टी पाई जाएगी। फिर देखेंगे हम लोग इसका विस्तार बांगर और भांगर के दक्षिण में रहता है। मतलब अगर देखिए ये बांगर है, ये बांगर है, मतलब नदी के दोनों साइड बांगर होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उत्तर में ही बांगर हो, दक्षिण में भी बांगर होगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो है ये खादर मिलेगा आपको, इससे नीचे आप जाएंगे तो ये आपको बांगर मिलेगा। ठीक है,
ये बिहार के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि हाँ दक्षिण में पाई जाएगी, उत्तर में तो होगी, बिल्कुल होगी। फिर देखिए करेल या केवाल पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी भाग में पाया जाता है और ये रोहतास से भागलपुर के पूरे ऐसे लंबी एक पट्टी होगी। फिर करेल मिट्टी जो है इसमें क्षारीय गुण होते हैं, केवाल मिट्टी अम्लीय गुण की होती है। फिर हम बलथर मिट्टी देखते हैं, ये भी बिहार में एक तरह की मिट्टी है। कैमूर से राजमहल तक 8 से 15 किलोमीटर की लंबी इसकी पट्टी है बलथल मिट्टी की। बलथल मिट्टी कहाँ पे है, तो ये आप जानते हैं कि जो दक्षिण बिहार का एकदम दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे ये पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता कम है, इसकी प्रकृति अम्लीय है। अब देखिए हम देखते हैं बिहार में जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बिहार की जनजातियाँ। तो उरांव जनजाति जो है ये रोहतास, बक्सर और भभुआ, ठीक है। भभुआ किसको बोला जाता है, ये भभुआ जो है ये इसी को कैमूर को ही भभुआ कहा जाता है। तो उरांव जनजाति आपकी इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसी क्षेत्र में और बहुत सी जनजातियां हैं जैसे कि खरवार, उरांव, चेरा, मुंडा, कोरवा, मुंडा, उरांव। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जनजाति के लिए यदि कोई एक जिला लिख दिया गया तो ये पत्थर की लकीर नहीं है कि अब ये जनजाति इसी जिले में रहेगी, इससे बाहर जा ही नहीं सकती। अब कोई जनजाति का व्यक्ति है, मान लीजिए उस विवाह प्रथा के कारण अलग अलग जिलों में उनके विवाह होंगे, जनजातियों का क्षेत्र फैलेगा। उसके अलावा भी प्रवासन एक कारण है जिसकी वजह से जनजातियाँ एक जिले से दूसरे जिले में जाती हैं। तो ये कोई एक बंधा हुआ इलाका नहीं होता है, लेकिन आप ये रफली याद रखिए कि हाँ इन जिलों में ये जनजाति होगी। फिर कोरा जनजाति जो है ये मुंगेर, जमुई, कटिहार, ठीक है। तो अब देखिए कोरा जनजाति इसका क्षेत्र कहाँ है, तो ये बांका, जमुई, मुंगेर, कटिहार। तो अब अगर यहाँ पे तो क्या भागलपुर छोड़ देंगे, भागलपुर में भी हो सकती है। फिर खरवार जनजाति ये रोहतास में, देखिए खैरवार या खरवार सेम जनजाति है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाई जाती है। और आप जानते हैं कि ये रोहतास वाला जो क्षेत्र है ये सोनभद्र से सटा हुआ है, इसलिए जनजाति दोनों प्रदेशों के इन जिलों में पाई जाती है। गोराइत जनजाति जो है ये आपकी भोजपुर में पाई जाती है। चेरा जनजाति रोहतास, भोजपुर, मुंगेर। संथाल जनजाति पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, ये देखिए संथाल। फिर इसके बाद कोरवा जनजाति रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया। कोरा जनजाति, कोरवा और कोरा अलग अलग जनजातियां हैं। कोरवा जनजाति ये देखिए आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में पाई जा रही है, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र में आपकी कोरवा जनजाति है, वहीं पे कोरा जनजाति जो है ये पूर्वी क्षेत्र में है। कोरा और कोरवा में अंतर है, आप समझ लीजिए। कोरा जो है वो पूर्वी क्षेत्र में और कोरवा पश्चिमी क्षेत्र में। ये पश्चिमी क्षेत्र में है, मैं लिख ही देता हूँ, और ये पूर्वी क्षेत्र में। मैं ऐसा डिफरेंस क्रिएट करके आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो आप देखेंगे एक जिला सोनभद्र है, ये पूर्व में है एकदम, और एक जिला ललितपुर है, ये एकदम पश्चिम में। यहाँ पे एक सहरिया जनजाति है और यहाँ पे एक पहाड़िया जनजाति है। दोनों सेम सेम लग रही हैं नाम से, बहुत कन्फ्यूजन होता है। वैसा ही आप देखेंगे कोरवा और कोरा में भी कन्फ्यूजन है, बीच में एक वा का ही तो अंतर है ना। और वहाँ पे भी पश्चिम और पूर्व वाला डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर्स के एकदम फेवरेट होते हैं, वो सोचते हैं लाओ फंसाओ, फंस जाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोरा जनजाति एकदम पूर्व में, मुंगेर, जमुई, कटिहार में, और कोरवा जनजाति रोहतास, पूर्णिया, भोजपुर में, पूर्णिया में, ठीक है। ये पूर्णिया एक जिला जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये एकदम पूर्व का भी आ गया है। तो ये जनजातियाँ इस तरह से फैली हुई है, लेकिन बेसिक इसका कहाँ है, रोहतास और भोजपुर में। रोहतास और भोजपुर आपका एकदम पश्चिम में। तो इस तरह से ये आप याद रखिएगा, बैलेंस। फिर मुंडा जनजाति आप देखते हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया। अब देखिए इन जनजातियों के जो ओरिजिन है उसके बारे में किस तरह से इनका विस्तार है वो आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविड़ से संबंधित जनजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से जिनका संबंध है, और द्रविड़ यानी कि भारत के दक्षिणी भाग से जिनका संबंधित है, वैसी जनजाति है उरांव। यह मुख्य रूप से रोहतास, बक्सर, भभुआ, चंपारण आदि क्षेत्र में पाई जाती है। बोंगावाद, हिंदूवाद और ईसाई धर्म से प्रभावित है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोरा जनजाति, यह बिहार के मुंगेर, जमुई व कटिहार क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इनकी अधिक जनसंख्या झारखंड में मिलेगी आपको। मुंडारी जो है सदानी इनकी प्रमुख भाषा है। कृषि, वन उत्पादन और मजदूरी इनका प्रमुख कार्य है, आजीविका के लिए जो ये प्रयोग करते हैं। अब आप देखते हैं गोराइत, ये जनजाति भोजपुर के साथ साथ झारखंड के क्षेत्र में भी पाई जाती है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंधित है। अब देखते हैं हम चेरा जनजाति, ये रोहतास, भोजपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पाई जा रही है, ठीक है।
ये स्वयं को क्षत्रिय एवं चौहान वंश से संबंधित मानते हैं। कौन? ये जो चेरा जनजाति के लोग हैं, ठीक है। साथ ही स्वयं को चंद्रवंशी भी बोलते हैं। संथाल जनजाति जो है ये पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि के क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। ये मुंडा की भाषा जो ऑस्ट्रे एशियाटिक से संबंधित है, उस भाषा को मानते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषा। उसके बाद हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया। यह एकमात्र ऐसी, सॉरी एकमात्र नहीं बोलना चाहिए, बोडो भी एक जनजातीय भाषा है, ठीक है। तो बोडो और संथाली जो है ये दोनों जनजातीय भाषाएं। सिंग बोंगा इनके देवता हैं संथालों के, ठीक है। अब आप देखिए संथालों ने एक आंदोलन भी किया था। कब किया था? तो 1856 में किया था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये याद रखिएगा। संथाल विद्रोह बहुत फेमस है। फिर हम देखते हैं मुंडा जनजाति, इन्होंने मुंडा, बिरसा मुंडा, इन्होंने भी विद्रोह किया था। कब किया था? तो 1899 में। बिरसा मुंडा इनके नेता थे, ये भी याद रखना है आपको। कहाँ पाई गई जाती है जनजाति? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया, झारखंड का बहुत सारा क्षेत्र। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार से ही संबंधित है। ये मुंदर और सडानी भाषा का प्रयोग करते हैं। खूंट कटी प्रथा जो है इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। इसी व्यवस्था को खत्म किया था अंग्रेजों ने, जो एक काफ़ी बड़ा कारण बना था मुंडा विद्रोह का। खूंट कटी स्थानांतरण कृषि से संबंधित एक व्यवस्था होती है। सिंह बोंगा इनके सर्वोच्च देवता है। आप देखिए सिंह बोंगा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो संथाल जनजाति है उनके भी सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा। दोनों के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा, ठीक है। खरवार जनजाति बिहार के रोहतास में पाई जाती है। ये जनजाति खैर घास की पूजा की करते हैं। इनकी भाषा मुंदरी है। कृषि पशुपालन इनकी मुख्य आजीविका है, ठीक है। कोरवा जनजाति रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया के क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार से। इनकी जनसंख्या में निरंतर कमी आई है। तो कौन सी जनजाति है जो बिहार में लगातार कम हो रही है? तो वो कोरवा जनजाति है। ये आप जरूर याद रखें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसी तरह से चले तो 5 से 6 दिन ही लगेंगे हमको ये कंप्लीट करने में, ठीक है। बिहार स्पेशल 5 से 6 दिनों में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक बार में इतना पढ़ा तो दिया गया, याद कैसे होगा? तो इसके लिए हम आपको PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियो क्लासेस को रोक रोक के लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो लिखने में समस्या होगी। आप PDF निकलवा लीजिएगा और वैसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। होगा क्या कि अब देखिए हमने 1 घंटे की क्लास ली है। 1 घंटा 2 मिनट है अभी, ये 5 मिनट तक जा सकती है। हालांकि अब मैं कुछ चीज़ें बताने ही वाला हूँ, पढ़ाई नहीं है वो। 1 घंटे की क्लास 5 से 6 ऐसी क्लासेस होने वाली हैं। 6 घंटे के आपको वीडियो देखना है बस। उसके बाद आपको खुद से रिवीजन करना है। अगर मैंने आज कुछ बढ़ाया हुआ है तो आप मेक श्योर करें कि आज ही आप उस चीज़ का रिवीजन कर लें। मेक श्योर करना है इस चीज़ को, आपको आज ही ये रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से होगा क्या कि आपके दिमाग की जो रिकॉल पावर है या फिर रिटेन पावर है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन करें। इसके साथ हम डेली 1 घंटे की ये क्लास हो गई, 1 घंटे का अभी और क्लास आएगा शाम तक। आप इन 2 क्लासेस को, अब देखिए मैं आपको क्लासेस का टाइम बता देता हूँ। आज तो ये शायद लेट हो जाएगी क्लास, लेकिन कल से एग्जैक्ट 9 बजे 9 AM की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह आपको बिहार स्पेशल मिल जाएगा, और शाम के 6 PM जो होते हैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको बिहार मिल जाएगा। ये दोनों क्लासेस का आपका टाइम फिक्स है इसी टाइम पे। अब आगे चल के जैसे ही बिहार कंप्लीट होगा या फिर हिस्ट्री कंप्लीट होगी, हम यहाँ एक क्लास क्वेश्चंस वाली क्वेश्चन सीरीज कर लेंगे, और एक क्लास ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज चलती रहेगी। हमारा टारगेट है, देखिए हम 5 सितंबर सोच के बैठे हैं। 5 सितंबर तक मैं आपका सारा कुछ कवर करवा दूंगा, सारा कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा इस टाइम तक, ठीक है। हाँ एक चीज़, रीजनिंग और मैथ हो सकता है मैं ना करवा पाऊँ, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है। मैं PYQ के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा सकता हूँ, पैटर्न कुछ बस समझा सकता हूँ कि हाँ, लेकिन अगर आप सोचें कि 100% रीजनिंग और मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊंगा, नहीं हो पाएगा वो। उसके लिए अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, ठीक है। बाकी GS और जो करंट अफेयर बिहार स्पेशल, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। तब तक देखते रहिए एडू भारत। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, ETC जो भी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर उससे पहले आप मुझसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा मैं आपको। मेरा ID है त्रिपाठी शुभम 0611।
सर्च करिएगा इस नाम से, मिल जाऊँगा मैं, ठीक है। हमारा एडू भारत जो चैनल है उसकी भी आपको आईडी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो के अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानना है, तो आप इन 2 चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप पर्सनली हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।